मतलब पिछले क्लास में जब हुआ था तो उत्तराखंड के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी को देखे थे कि उत्तराखंड में बेसिक चीज क्या है, कि उत्तराखंड में उत्तराखंड स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितने डिवीजन है, उसके जो बॉर्डर है वो किन किन देशों से और किन किन राज्यों से शेयर करते हैं, और जो कुमाऊं में कितने डिस्ट्रिक्ट है और गढ़वाल में कितने डिस्ट्रिक्ट है, और उनके जो प्रतीक हो गया, राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, राष्ट्रीय पक्षी फूल वगैरह है, इसके बारे में हम लोग बेसिक चीज को देंगे। और आज क्या है, हम प्रॉपरली टॉपिक वाइज क्या होगा इसका डिस्कशन करेंगे। और पहला हमने टॉपिक जो लिया है वो लिया है हमने उत्तराखंड का जो ज्योग्राफिकल डिवीजन है, यानी जो प्राकृतिक भूभाग है उसका जो डिवीजन कैसे की गई है। पहले पहले हम उत्तराखंड को जानते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन अधिकतर जो आपके सिलेबस में है वो जियोग्राफिकल है, जो मतलब भौगोलिक क्वेश्चन ज्यादा पूछने वाला है। आपको सिलेबस आप लोगों का डिस्कशन कर दिया था पहले क्लास में। तो देखिए, यहाँ पे जो नेचुरल या प्राकृतिक या भौगोलिक जो भूगोल है उत्तराखंड के, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी के अंतर्गत हम क्या है इसको डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड को अगर हम भौगोलिक रूप से देखें, यानी ज्योग्राफिकल पार्ट से अगर देखें, तो उत्तराखंड को 8 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में? 8 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। कौन कौन से इसमें भाग है आपको देखिएगा, स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। एक है आपका ट्रांस हिमालय, उत्तर से दक्षिण के क्रम भी हम लोग देख लेते हैं, यानी नॉर्थ टू साउथ के क्या है। तो नॉर्थ से क्या है साउथ की तरफ क्या है हम उसको देखेंगे। देखिए, सबसे जो नॉर्थ है उसमें ट्रांस हिमालय है, और उसके बाद क्या है ग्रेटर हिमालय है, उसके बाद है आपका मिडिल हिमालय है, उसके बाद देखिए मिडिल हिमालय और जो शिवालिक हिमालय है इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, दून पाए जाते हैं। दून, जिसको आप कह सकते हैं घाटियां कह सकते हैं। क्या पाया जाता है? घाटी यानी वैलीज पाए जाते हैं, जैसे देहरादून हो गया, पाटली दून हो गया, हर की दून हो गया। तो ये क्या है, बहुत सारे क्या है यहाँ पे पाए जाते हैं। और उसके बाद आता है आपका शिवालिक, जो हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। उसके बाद आता है जो रेतीली भूमि होती है, यानी पत्थर के कंकड़ वाली जो भूमि होती है, उसको भंवर क्षेत्र कहते हैं। और भंवर क्षेत्र के बाद क्या आता है, तराई क्षेत्र आता है। और तराई क्षेत्र के तराई क्षेत्र के लास्ट में हम देखेंगे कुछ मैदानी क्षेत्र भी उत्तराखंड के क्षेत्र में आते हैं। यानी उत्तराखंड में मैदान, देखिए हमारे उत्तराखंड में केवल हरिद्वार ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मैदान पाए जाते हैं। कहाँ पे? हरिद्वार एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे क्या पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं। और उधम सिंह नगर में मैदान नहीं होते, बल्कि ये जगह तराई बेल्ट है। उधम सिंह हो गया आपके, जो नैनीताल के कुछ क्षेत्र हो गया, और आपके पोरी गढ़वाल, और आपका चंपावत, ये जो क्षेत्र है ये तराई बेल्ट में आता है, इसलिए इनको तराई क्षेत्र कहा जाता है। तराई का मतलब होता है यहाँ पे क्या होता है, पानी उभरा हुआ होता है, यानी वेटलैंड एरिया पाया जाता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं इसमें। तो कितने भागों में इसको हमने बांटा है, यानी उत्तराखंड को अगर भौगोलिक स्तर से देखा जाए तो 8 भागों में इसको हम देख सकते हैं। कौन कौन सा है? ट्रांस हिमालय है, सबसे ऊपर क्या है हमारे ट्रांस हिमालय है। उसके बाद क्या है हमारा, देखिए सबसे पहले हमारा ट्रांस हिमालय है। उसके बाद हमारा है ग्रेटर हिमालय है, उसके बाद हमारा मिडिल हिमालय है, उसके बाद दून की घाटियां है। उसके बाद क्या है, शिवालिक हिमालय है। उसके बाद क्या भगवत क्षेत्र है, और तराई क्षेत्र, और हरिद्वार का क्या है, मैदान है। अब पहली बात क्या होता है, देखिए ये समझ लीजिएगा कि किसी भी प्राकृतिक क्षेत्र को, जियोग्राफिकल क्षेत्र को हम कैसे उसकी भिन्नता को कैसे नापते हैं। तो भिन्नता को नापने के लिए क्या होना चाहिए कि जो भी हमारा धरातल होता है, यानी जो भी अर्थ का ऊपरी भाग होता है, उसका क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, यानी हाइट कितनी है, समुद्र का जो लेवल है उससे कितना है। देखिए, ये जो लेवल नापा जाता है ना, ये हमारे देश में एक जगह है चेन्नई, जो तमिलनाडु की राजधानी है। यहाँ से क्या है समुद्र तल नापी जाती है। चेन्नई का जो क्षेत्र है उसको क्या है 0 मीटर मान के हम मानते हैं। और जितने हम उत्तर की तरफ आते हैं, नॉर्थ की तरफ आते हैं, तो क्या होता है, जो समुद्र तल होता है, यानी जो जिसे कहते हैं
सी लेवल जिसे कहते हैं, तो सी लेवल क्या होता है, बढ़ता जाता है, और जितना उत्तर जाते हैं लगभग बढ़ते जाते हैं। तो सी, आप लोग देखे होंगे रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है कि समुद्र तल से इतना मीटर ऊंचाई। रेलवे स्टेशन में आपको ये सही हर चीज दिखाई देता है। तो कहाँ से नापे जाते हैं, चेन्नई से। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ से नापे जाते हैं, तो कहाँ से नापे जाते हैं, चेन्नई से नापा जाता है। और चेन्नई क्या है आपका, इसका पूरा नाम मद्रास है, और यहीं पे क्या है, तमिलनाडु की राजधानी है। दूसरी होती है कि जो रैनफॉल होता है, बारिश होता है, वर्षा होता है, उसकी भिन्नता, कि उसका डिफरेंसेस कैसे होता है, कि कहीं पे ज्यादा बारिश कहीं पे कम बारिश, इसके आधार पर भी होता है। उससे उत्तराखंड में क्या है, क्षेत्रीय मानवीय क्रिकलम। देखिए एक जियोग्राफी अगर देखें तो जियोग्राफी मेनली तो बहुत ब्रांच है, लेकिन तीन ब्रांच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है फिजिकल, एक होता है आपका पॉलिटिकल, एक होता है क्या है, ह्यूमन जियोग्राफी जिसे कहते हैं। तो ह्यूमन जियोग्राफी से क्या होता है कि ह्यूमन के जो बॉडी वगैरह होते हैं, शरीर का जो संरचना होते हैं, उसी के आधार पर क्या होता है, कहीं किसी क्षेत्र के क्लाइमेट के बारे में हम बता सकते हैं। अब बोले कैसे बता सकते हैं, देखिए जहाँ पे लोग के जो रंग है, रंग अगर डार्क होगा तो समझ लिए कि उस क्षेत्र में क्या था, गर्मी ज्यादा पड़ता है। तो गर्मी का ज्यादा होगा तो वहां पे वेपोराइजेशन ज्यादा होगा, यानी बाष्पीकरण ज्यादा होगा, और बाष्पीकरण अगर ज्यादा होगा तो वहां पे रेनफॉल ज्यादा होगा, यानी बारिश ज्यादा होगा। और बारिश अगर ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होंगे। और पेड़ पौधे अगर बहुत ज्यादा होंगे तो उस पेड़ पौधे पर निर्भर जो जीव होते हैं, शाकाहारी जीव जो होते हैं, वो भी ज्यादा होंगे। अब शाकाहारी जीव अगर ज्यादा होंगे तो मांसाहारी जीव भी ज्यादा होंगे। और इस तरह से क्या होता है कि जहाँ पे बारिश ज्यादा होगा वहां पे क्या पाया जाएगा, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसलिए लिंक करके पढ़िएगा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जहाँ पे गर्मी ज्यादा होगा, लोग काले होंगे, और वहां के शरीर जो एनिमल्स होंगे या पेड़ पौधे होंगे, इनके शरीर बहुत स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जो जहाँ पे मेरिडियन लाइन है, विषुवत रेखा, उसके आसपास के जो जंगल होते हैं उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं बहुत काले होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, और बहुत क्या होता है, सख्त होते हैं, नहीं मजबूत होते हैं। जैसे जैसे क्या होता है, हम ठंडे इलाके की तरफ जाते हैं ना तो पेड़ पौधे मुलायम होने लगते हैं। आप पहाड़ के पेड़ पौधों को देखिए, बहुत मुलायम होते हैं। और ऊपर चले जाइए तो वहां पे क्या होता है, काई पाया जाता है, वहां पे क्या होता है, पेड़ पौधे पाए नहीं जाते, तो वो और मुलायम होता है, घास और मुलायम होता है। तो समझ लीजिए कि जहां पे गर्मी ज्यादा होगा वहां पे शारीरिक संगठन क्या होगा, बहुत मजबूत होता है। और जहाँ पे ठंडे इलाके होते हैं वहां पे शारीरिक संगठन क्या होगा, थोड़ा सा कमजोर होते हैं। दूसरी बात क्या होता है, ये ब्लैक और सफेद गोरे शरीर का बनावट कैसे होता है, क्योंकि जहाँ पे गर्मी ज्यादा होता है, साइंस में इसको पढ़ेंगे कि वहां पे हमारे शरीर में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको मेलेनिन कहा जाता है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाता है। और मात्रा होने पर वो स्किन में जमा हो जाता है, उससे क्या होता है, जो कलर है वो डार्क हो जाता है। आप लोग देखिए भारत में क्या है, जो क्लाइमेट है ना तो पूरी तरह से ठंडा होता है ना तो पूरी तरह से गर्म है, इसलिए भारत के जो लोग हैं वो काले और गोरे दोनों मिक्स होते हैं। लेकिन आप यूरोप चले जाइए, वहां पे कैसे होते हैं, गोरे लोग होते हैं। अफ्रीका में चले जाइए, अधिकतर लोग क्या है वहां पे, जहाँ पे गर्म क्षेत्र है वहां पे क्या होते हैं, काले लोग होते हैं। क्यों, उसका मेन कारण होता है वहाँ का टेम्परेचर। और टेम्परेचर किस पर निर्भर होता है, सूर्य। अब जो ज्योग्राफी बताऊंगा तो कैसे टेम्परेचर निर्भर करता है वो आपको बताऊंगा। तो उत्तराखंड का जो भौगोलिक पार्ट है वो क्या आता है, ऊंचाई के आधार पर, वर्षा के वितरण के आधार पर, मानवीय क्रियाकलाप यानी जो ह्यूमन एक्टिविटीज होता है उसके आधार पर क्या होता है, 8 भागों में बटा गया है। कितने भागों में, 8। अब सबसे पहले एक एक भाग हम लोग देखते हैं। एक एक भाग को का क्या है, हम लोग इसको क्लियर करके देखते हैं कि इससे कौन कौन से सवाल बन सकते हैं और उनका क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तराखंड है, ये सब आप लोग को जानना भी बहुत जरूरी है कि अपने राज्य में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। देखिए सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब होता है इस पर्वतों का जो निर्माण हुआ होगा वो क्या होगा, हिमालय से पहले हुआ है। पहली बात है, ट्रांस हिमालय का मतलब होता है हिमालय के उत्तर दिशा में जो पर्वत पाया जाता है उसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है, या पार हिमालय कहा जाता है, हिंदी में उसको पार हिमालय कहते हैं। तो समझ लीजिएगा, ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई है, और ये हिमालय के उत्तर की ओर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर। और इनकी जो पीक है यानी चोटियां है, वो क्या था, उसमें बहुत सारे घर्षण हो गया है और इसलिए क्या उसका क्या होगा, कम हो गया, ऊंचाई कम हो गई। दूसरी बात, एक बात और समझ लीजिएगा, यहाँ पे ट्रांस हिमालय कब बना था,
आप लोगों को मालूम होगा जो जो हिमालय जहाँ पे आज स्थित है वहां पे पहले एक बहुत बड़ा क्या था, तैतीस सागर हुआ करता था। क्या होता था? एक तैतीस सागर। देखिए जो जो हिमालय का पार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये वाला जो हिमालय का पार्ट है ये, यहाँ पे पहले बहुत बड़ा क्या था, एक सागर हुआ करता था जिसका नाम है तैतीस सागर। ये सागर यहाँ पे हुआ करता था। ठीक है। तो ये जो सागर था, अब क्या होगा कि ये ट्रांस हिमालय जब था तब क्या है, ये सागर बना हुआ था। लेकिन जब क्या होगा, आपको आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे हमारे जो अर्थ है ना, इसमें बहुत सारे प्लेट से अर्थ बना हुआ है। यानी अर्थ को बहुत सारे प्लेटों में डिवाइड किया जाता है। तो देखिए हमारे उत्तर की तरफ में एक प्लेट है जिसको हम कहते हैं यूरेशिया प्लेट। कौन सा प्लेट कहता है? यूरेशिया प्लेट। और एक प्लेट है हमारे दक्षिण में जिसको हम कहते हैं गोंडवाना लैंड प्लेट। इन दो प्लेटों के बीच में क्या होता है, जब आपस में क्या हुआ, टक्कर हुआ, तभी क्या होगा, हिमालय का विकास हुआ। और हिमालय का विकास कैसे हुआ? क्योंकि जो तैतीस सागर में जो गाद या सिल्ट जमा हुआ था, ये क्या ऊपर आ गया। समझ लीजिएगा हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुआ। तैतीस सागर में जो गाद जमा जमा था या सिल्ट जमा हुआ था, जब ये गोंडवाना लैंड और यूरेशिया जो प्लेट है, ये आपस में जब फ्रिक्शन किया होगा, घर्षण किया होगा, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ता गया। इसलिए अभी भी आप लोग जानते हैं कि जो हिमालय है, इसको युवा अवस्था है इनकी, मतलब इनकी एक्सपेंशन अभी भी बढ़ रहा है, इसकी वृद्धि अभी भी हो रहा है, इनकी ऊंचाई अभी भी वृद्धि हो रहा है। कि अभी भी क्या होता है, यूरेशिया प्लेट और गोंडवाना प्लेट क्या है, आपस में क्या कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है। इसलिए आप जानते हैं कि ये जो हिमालय वाला जो रीजन है, इसमें भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे प्लेट आपस में टकराएंगे, तब क्या होगा, ट्रेस प्लेट के टकराने से क्या होगा, भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा। इसलिए देखिए पर्यटनविदों का मानना है कि हिमालय पर या उत्तराखंड या इस क्षेत्र में क्या है, बड़े क्या है, जो नदी घाटी परियोजना है, जिसको बांध या डैम कहते हैं, उसको बनाने के लिए मना किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर कभी भी बड़े भूकंप आ गए तो फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रांस हिमालय समझ में आया। देखिए ट्रांस हिमालय, देखिए यहाँ पे हम केवल उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे, पूरे भारत के बारे में ट्रांस हिमालय नहीं पढ़ेंगे। देखिए ट्रांस हिमालय का जो मेनली जो पार्ट है उत्तराखंड में, ये पिथौरागढ़ में मेनली पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में आप लोगों ने सुना होगा एक जगह है जोहर घाटी। जोहर घाटी वाला जो क्षेत्र है ना, ये क्या है, ट्रांस हिमालय का बना, ये हिमालय का नहीं बना है। इसको ध्यान दीजिए। और एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देता हूँ, देखिएगा जो काराकोरम रेंज है, जास्कर रेंज है, कश्मीर हिमालय है, कश्मीर की जो पार्ट है, या आप तिब्बत में जो कैलाश पर्वत है, या पाकिस्तान में जो हिंदुकुश पर्वत है, ये क्या हिमालय का पार्ट नहीं है, बल्कि ये किसका पार्ट है, ये आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये ट्रांस हिमालय। ठीक है। जोहर घाटी क्या पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे तिब्बत से जो छटा हुआ क्षेत्र है उसी में है। बोला ना कि जो तिब्बत वाला जो क्षेत्र है, वो क्या है, उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, वो हिमालय का पार्ट नहीं है। तिब्बत में जो कैलाश पर्वत हो गया, या काराकोरम श्रेणी हो गया, पर्वत हो गया, या आप देखते हैं लद्दाख वाले जो क्षेत्र है, या पाकिस्तान के जो हिंदुकुश श्रेणी है, ये सब क्या है, ट्रांस हिमालय है। इसकी उत्पत्ति क्या है, हिमालय से पहले हुई है। इसको ध्यान रखिएगा, ये इसकी उत्पत्ति क्या है, हिमालय से पहले हुई है। तो पिथौरागढ़ में तिब्बत से जो लगे क्षेत्र है उसी में, आप लोग को बता दो ना कि पिथौरागढ़ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो दो देशों से सीमा बनाती है। एक तो आप क्या है, एक आपका तिब्बत से सीमा बनाती है जिसको चाइना कहते हैं, और दूसरा नेपाल के साथ भी सीमा बनाती है। वो क्या है, आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है। तो तो सर एक प्रश्न पूछना है। हाँ बताइए। सर आपने कहा तैथिस सागर जो है जब इस पे सिल्ट बने तो मतलब सिल्ट बनने से हिमालय बना। तो उस ट्रांस हिमालय उससे पहले बन गया था या फिर ये सिल्ट हाँ, टूटने से ट्रांस हिमालय ट्रांस बोलते कि हिमालय बना? हिमालय के पहले बने हैं। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई है। जब यहाँ पे तैतीस सागर रहा होगा उसी समय ये है। इसलिए क्या होता है, देखिए ट्रांस हिमालय क्या है, हिमालय से ज्यादा एज है,
उसकी एज क्या है, ज्यादा है, उम्र ज्यादा है। जो हिमालय है ना, उनकी उम्र कम है, इसलिए हिमालय को युवा माउंटेन कहा जाता है, यानी यंग माउंटेन कहा जाता है। अभी भी उनमें क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, उनमें डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, इसलिए देखिएगा आप लोग माउंट एवरेस्ट वगैरह देखें कि उसकी हाइट क्या हो रहा है, अभी भी बढ़ती जा रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता ना कि यूरेशिया प्लेट और गोंडवानालैंड प्लेट क्या है, आपस में क्या कर रहा है, एक दूसरे से टकरा रहा है। बस टकराने, देखिए जब कोई दो प्लेट आपस में टकराते हैं ना, तो एक प्लेट क्या होता है, नीचे की तरफ धक जाता है, और एक प्लेट के ऊपर की तरफ उठ जाता है। जब ऊपर की तरफ वो उठेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसकी हाइट बढ़ जाएगी। इसलिए क्या है, अभी भी इनकी हाइट बढ़ती जा रही है। अब कब तक बढ़ेगा, ये अभी बता नहीं सकते, ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात क्या है कि ये जो हमारे जो गोंडवाना लैंड प्लेट है ना, ये उत्तर की तरफ खिसक रहा है। ठीक है, तो ये देखिएगा हिमालय क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय किधर खिसक रहा है, यानी किधर मूवमेंट कर रहा है, तो ये नॉर्थ की तरफ मूवमेंट कर रहा है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और नॉर्थ में ये धीरे, मतलब इतना नहीं कि ये पर डे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इतना नहीं जाता, पर डे 1 सेंटीमीटर आधा सेंटीमीटर इतना खसक रहा है, तो बहुत समय लगता है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो उसको उतना जल्दी क्या होता है, जो नहीं समझ में, मतलब उसका कैलकुलेशन नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्लेट क्या है, आपस में फ्रिक्शन हो रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो देखिए, ट्रांस हिमालय उत्तराखंड में केवल पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, जो तिब्बत से छटे हुए क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या होता है, उसके बाद आता है हमारा हिमालय, उत्तराखंड में हिमालय। देखिए उत्तराखंड में अगर हिमालय की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा ग्रेटर हिमालय, जिसको महान हिमालय कहा जाता है, या हिमाद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिमाद्री भी इसको कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, बर्फ का घर भी कहा जाता है, और औषधि का घर भी कहता है, यानी हाउस ऑफ या होम ऑफ द मेडिसिन भी कहा जाता है इसको। इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसी से क्या है, संजीवनी जो बूटी है वो लेके गए थे, जो महाभारत रामायण में जो इनका जिक्र मिलता है। तो महान हिमालय में देखिए, पहले समझ लीजिएगा कि जो महान हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है। पहली बात तो ट्रांस हिमालय के कहाँ पे है, साउथ में है। दूसरी बात है कि इसकी जो एवरेज हाइट अगर देखा जाए, एवरेज क्या है, हाइट अगर देखा जाए ना, औसत अगर ऊंचाई देखा जाए तो लगभग क्या है, 6,000 मीटर है। कितनी है, 6,000 मीटर, यानी इसकी औसत ऊंचाई, हिमालय की औसत जो ऊंचाई है वो क्या है, 6,000 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। और इसको क्या कहते हैं, हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमाद्री या होम ऑफ द मेडिसिन, औषध औषधालय भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या, बहुत सारे जड़ी बूटियां पाई जाती है, जिससे बहुत सारे बीमारी ठीक किया जाता है, समझ लीजिएगा। और दूसरी बात है कि जो हमारे गंगा यमुना में, पहले आप लोगों ने सुना होगा कि उनके पानी से बहुत सारे बीमारी ठीक हो जाता है। तो उनके ठीक होने का मेन कारण क्या है, यहाँ पे बहुत सारे जड़ी बूटी होता है, उनके जो जड़ होते हैं या जो भी तने वगैरह होता है, वो उनसे क्या होता है, जो भी चीज यूजफुल होता है बॉडी के लिए वो आते हैं। दूसरी चीज क्या होता है कि इन क्षेत्रों में क्या होता है, गर्म जलधाराएं पाई जाती है। जो महान हिमालय है, जिसमें क्या होता है, मेनली जो सल्फर होते हैं ना, सल्फर के पानी होते हैं। सल्फर के जो पानी होते हैं वो क्या होता है, जो स्किन डिजीज होता है उसको ठीक करने का काम करता है। एक तो स्किन डिजीज, और एक होता है जो स्टोमक से संबंधित जो डिजीज होता है, जैसे कब्ज वगैरह जिनका हो जाता है, उनको भी ठीक करने का काम करता है। तो इसलिए क्या है, गंगा का महत्व तो बहुत ज्यादा हुआ करता। अब धीरे धीरे क्या था, पानी इतना गंदा हो गया, तो उसका इतना इम्पेक्ट है नहीं, जो जितना पहले रहा होगा। या गंगा की नदी में इसी कारण क्या है, बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। अब बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज ऐसे बैक्टीरिया होता है जो खराब बैक्टीरिया होता है उसको खा जाता है। तो इसको बैक्टीरियोफेज होता है, इसलिए गंगा के पानी क्या होता है, बोतल में भरने पर भी खराब नहीं होता है। लेकिन हरिद्वार के नीचे वाला गंगा के पानी खराब है, उसको अलग बात है।
तो यहाँ का औसत ऊंचाई क्या है, 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई यानी एवरेज हाइट है, इसको हिमाद्री औषधि कहा जाता है। दूसरी बात क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा एक होता है हिम रेखा या इसको आइस लाइन कहा जाता है, आइस लाइन होता है। तो आइस लाइन क्या होता है, लगभग 4500 मीटर तक को क्या कहते हैं, आइस लाइन कहते हैं। यानी समुद्र तल से अगर 4500 मीटर तक अगर जो ऊंचाई है, जो ग्रेटर हिमालय की, उसको आइस लाइन कहा जाता है। आइस लाइन का मतलब होता है इस लाइन के ऊपर क्या होता है, लगभग वर्ष भर क्या होता है, बर्फ जमी रहती है। लगभग बोला, हमेशा आजकल जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या होता है, ऐसे नहीं देखने को मिल रहा है। आप लोग देखे होंगे कि इस बार जो ओम पर्वत में जो ओम लिखा था वो गायब हो गया था। आप लोगों ने सुना होगा न्यूज में, तो ये भी देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ओम पर्वत में ओम क्यों गायब हो गया, इसका मेन क्या कारण है, क्लाइमेट चेंज। क्योंकि हमारे अर्थ में क्या होता है, हीट बढ़ते जा रहा है, और हीट बढ़ने से क्या होता है, आइस या जो हमारे ग्लेशियर है वो मेल्ट हो जा रहा है। तो इसका क्या, आइसलैंड का मतलब होता है कि 4050 मीटर से ऊपर अगर हम जाए, तो वहां पे क्या होता है, लगभग साल भर क्या होता है, बर्फ जमी रहती है। या 1-2 महीने के लिए क्या होता है, बर्फ खत्म हो जाता है, और जब बर्फ खत्म हो जाता है ना, तो वहां पे काई बन जाता है, जिसे मॉस कहा जाता है। क्या बनता है, काई। यहाँ पे क्या पाया जाता है, काई या मॉस जिसे कहते हैं वो पाया जाता है। और इस तरह के जो वन होते हैं ना, उसको अल्पाइन वन कहा जाता है। कौन सा वन कहा जाता है, अल्पाइन वन कहा जाता है, अल्पाइन फॉरेस्ट पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में किस क्षेत्र में अल्पाइन फॉरेस्ट पाया जाता है, तो आप बताइएगा ग्रेटर हिमालय में। अब बताइए अल्पाइन फॉरेस्ट कैसे होता है, जब ऊंचाई पर या ग्रेटर हिमालय में गर्मियों में क्या होता है, जब आइस मेल्ट हो जाता है, तो उन क्षेत्रों में जो छोटे छोटे घास उग जाते हैं उसे क्या कहते हैं, अल्पाइन फॉरेस्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो छोटे छोटे घास उग जाते हैं उसको क्या कहते हैं, अल्पाइन फॉरेस्ट कहते हैं। तो अल्पाइन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है उत्तराखंड में, ग्रेटर हिमालय में पाया जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, अल्पाइन कहाँ, ग्रेटर हिमालय में। दूसरी बात है, यहाँ पे जड़ी बूटी बहुत पाए जाते हैं, जो आपको अभी बताया था। दूसरी बात कि यहाँ पे ग्लेशियर भी बहुत पाए जाते हैं। ग्लेशियर आपको पूरे भारत का बताऊंगा, लेकिन उत्तराखंड में की कुछ ग्लेशियर के बारे में भी आप लोग जान जाइएगा। देखिए उत्तराखंड में अगर सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर देखा जाए तो वो है गंगोत्री। उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन सी है, गंगोत्री, जो 2 किलोमीटर चौड़ी है और 70 किलोमीटर लगभग लंबी है। क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कह रहा हूँ, सॉरी, उत्तराखंड के पीसीएस में पूछा गया कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है उसके मेल्ट के जो रेट है वो बढ़ रही है या घट रही है। तो उसकी जो मेल्ट होने की जो रेट है वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, आप लोग जानते हैं इस समय चार धाम यात्रा, जो उत्तराखंड की चार धाम की यात्रा की बात बोला, वहां पे बहुत से लोग जा रहे हैं, या पर्यटन के रूप में या रिसर्च के रूप में। तो उसमें क्या होगा कि इससे क्या होता है, क्लाइमेट में चेंज हो जा रहा है, और क्या होगा, और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है उसके कारण भी क्या होता है, ये मेल्ट बहुत तेजी से हो रहा है। अगर इस तेजी से अगर मेल्ट हो जाएगा, तो कुछ वर्षों के बाद क्या होगा, गंगोत्री जो ग्लेशियर है उसको मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात क्या आता है, यमुनोत्री। यमुनोत्री का नाम सुना होगा, जहां से यमुना नदी निकलती है। और गंगोत्री से क्या आता है, देखिए यहाँ से आपकी भागीरथी नदी निकलती है। गंगा नदी मत लिखेगा, जियोग्राफी में इसमें गंगा नदी नहीं कहा जाता। और यहाँ से क्या होता है, यमुना नदी निकल, ठीक है। तो यमुनोत्री, तो ये जो गंगोत्री और जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस जिले में स्थित है। तो गंगोत्री और यमुनोत्री जो ग्लेशियर है, ये आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और गंगोत्री से भागीरथी और यमुनोत्री से यमुना नदी का क्या है, उद्गम या ओरिजिन होती है। इसको ध्यान देगा। उसके बाद अगला है पिंडर ग्लेशियर। यहां से कौन सी नदी निकलती है, पिंडर नदी निकलती है। ध्यान दीजिएगा, इससे कौन सी नदी निकलती है, पिंडर नदी निकलती है। उसके बाद आता है, देखिए ये जितने भी ग्लेशियर हैं, तीन ग्लेशियर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, गढ़वाल में है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये तीनों कहाँ है, गढ़वाल रीजन में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये तीनों जो ग्लेशियर है, गंगोत्री यमुनोत्री पिंडर, कहाँ पे है, आपके हैं। एक और ग्लेशियर इसमें और जोड़ दीजिएगा, वो है सतोपथ ग्लेशियर।
ये जो ग्लेशियर है, ये जहां से कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से आपका अलकनंदा नदी निकलती है। कौन सा? अलकनंदा नदी। जो अलकनंदा रिवर है, वहां उसका उद्गम कहाँ से होता है? सतोपत ये आपके कहाँ पे है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ये कहाँ पे है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ये सारे चीज पूछे गए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो ग्लेशियर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एकमात्र सबसे बड़ा जो ग्लेशियर जो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ये मिलम ग्लेशियर है। और यहां से माना जाता है जो काली नदी है उसका उद्गम होता है। उत्तराखंड के लोकसभा आयोग ने काली नदी का ओरिजिन यही माना है। लेकिन मेनली जो काली नदी है उसका ओरिजिन कहाँ है? मेनली जो काली नदी का उद्गम है ये काला पानी से होता है। आप लोग अगर आजकल न्यूज में सुने होंगे, न्यूज आप लोग देखते होंगे, देखिए करंट अफेयर जिसमें है आपके, तो न्यूज सुने होंगे। देखिए अभी काला पानी हो गया, लिपू लेक हो गया, इसके साथ भारत और क्या है, नेपाल के मध्य में क्या सीमा विवाद चल रहा है। सुनिए होंगे। अभी क्या है, नेपाल सरकार ने अपने जो नया मैप है वो जारी किया है। उनके 100 रुपए के नोट पर मैप, नेपाल का मैप उसको छपवाया जाता है। उसमें क्या है, काला पानी हो गया, लिपू लेक हो गया, इन क्षेत्रों को उत्तराखंड का नामांकित किसको माना? नेपाल का माना है। तो ये बहुत विवादित क्षेत्र है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो काला पानी मेनली क्या है, काला पानी ही काली नदी का उद्गम स्थल है। लेकिन क्या है, उत्तराखंड का जो लोकसभा आयोग है वो क्या है, मिलम ग्लेशियर को माना है। और आपको लोकसभा आयोग के माध्यम से पेपर देना है, तो इन चीजों को जान के रखिए। देखिए क्या होता है, जो लोकसभा आयोग जो आंसर डिक्लेयर करता है वही क्या होता है, सही होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, अपने मन से या कोई दूसरे किताब के नहीं। इसलिए क्या था, जितने भी प्रीवियस ईयर के किताब क्वेश्चन होते हैं उनको लगा लीजिएगा। तो ये आपके ग्लेशियर हो गए उत्तराखंड के जो मेन मेन ग्लेशियर है जहाँ से नदियां निकलती है। और देखिए इन ग्लेशियरों से जो निकलने वाली जो नदियां होता है ना, उसको एवरग्रीन रिवर कहा जाता है, यानी सदाबहार नदी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन नदियों में क्या है, वर्ष भर पानी रहता है। क्योंकि जब बरसात की ऋतु होता है तो तब क्या होता है, बारिश से पानी मिलता है इनको। और जब गर्मी का मौसम होता है तब इनमें से क्या होता है, मेल्ट के कारण क्या होता है, इसमें से पानी आते रहता है। इसलिए इसको क्या एवर ग्रीन रिवर कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि जो महान हिमालय है, यहाँ पे वर्षा बहुत कम होता है। ध्यान दीजिएगा, वर्षा क्या होता है कि जो मान लेते हैं ये महान हिमालय है, ये क्या है आपका महान हिमालय है। महान हिमालय के जो उत्तर वाले भाग है ना, यहाँ पे बारिश बहुत कम होता है। दक्षिण वाले भाग में थोड़ा बहुत बारिश हो जाता है। और देखिए ऊंचाई पे बारिश नहीं होता है, ऊंचाई पे क्या होता है, बर्फ गिरता है। बर्फ को वर्षा नहीं कहा जाता है, आइस को बारिश या रेनफॉल नहीं कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में किस क्षेत्र में सबसे कम बारिश होता है, तो सबसे कम बारिश होता है, देखिए सबसे कम बारिश होता है ट्रांस हिमालय में। सबसे कम कहाँ होता है, सबसे कम ट्रांस हिमालय। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए तो उसके बाद मिट्टी का महान हिमालय। सबसे कम कहाँ होता है, ट्रांस हिमालय में। और सबसे कम कहाँ होता है आपका, महान। उसके बाद महान हिमालय में कम होता है। ट्रांस हिमालय में क्या था, देखिए यहाँ उत्तर की तरफ जब बादल जाती है ना दक्षिण से, अब जानते हैं केरल से या अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से क्या होता है, मानसून पहुंचती है। तो ये दक्षिण से उत्तर की तरफ जाता है, तो ये हिमालय इतना ऊंचाई होता है कि बादल क्या होता है उस पर्वत को या चोटी को पार करके क्या था, उत्तर की तरफ नहीं जा पाता है। इसलिए वहां पे बारिश नहीं होता। और ऊंचाई पे जाके क्या होता है, ये बारिश नहीं कर पाता। इसलिए क्या होता है, ट्रांस हिमालय में सबसे कम बारिश। और उसके बाद सबसे कम बारिश की बात करें तो महान हिमालय में है, यानी ग्रेटर हिमालय में बारिश रहती है। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए महान हिमालय के बाद आता है आपका मिडिल हिमालय या लघु हिमालय या स्मॉल हिमालय जिसे कहा जाता है। ठीक है, जो लघु हिमालय होता है ये क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है। हिमालय में उत्तराखंड में अगर हिमालय की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो क्या होते हैं आपके मिडिल हिमालय में होती है। दूसरी बात है कि यहाँ पे क्या होता है, मिडिल हिमालय में एक चीज और समझ लीजिएगा, यहाँ पे जितने टूरिज्म प्लेस है यानी पर्यटक स्थल है, लगभग पर्यटक स्थल क्या है आपके मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय में है पर्यटक स्थल या
टूरिज्म प्लेस सब कहाँ पे है? यहाँ पे, जैसे नैनीताल हो गया, मैसूरी हो गया, जितने भी है, रानीखेत हो गया, अल्मोड़ा हो गया, ये सब अधिकतर क्या है आपके मिडिल हिमालय में। दूसरी बात है, मिडिल हिमालय में क्या था, यहाँ पे वन भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे क्या होता है, जो वन होता है उसको कहते हैं शीतोष्ण वन कहा जाता है। क्या कहते हैं? शीतोष्ण वन कहा जाता है। और ये वन कैसे होते हैं, इन वनों में क्या होता है, जो इन वनों का जो वृक्ष होता है वो अधिकतर क्या है, कोन आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? कोन आकार के होते हैं, क्योंकि बर्फ गिरे तो ये नीचे आ जाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, चीड़ का पेड़ देखा होगा, देवदार का पेड़ देखा होगा, फर का पेड़ देखे होंगे, ये जो सुने होंगे। तो ऐसे वृक्ष क्या होता है इन क्षेत्र में पाया जाता है। और इनके जो लकड़ियां होती है, यानी जो वुड्स होता है, वो सॉफ्ट होता है। और ये क्या होता है, कागज उद्योग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इस उद्योग के लिए कागज, यानी पेपर बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इन लकड़ियों का। और दूसरी बात समझिएगा, जो ये जो वन होते हैं ना, इन वनों के जो वृक्ष होते हैं, यानी ट्री होते हैं, उन ट्री के अंदर क्या होता है, यानी वृक्ष के अंदर क्या होता है, इनमें ऑयल पाया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, तारपीन का जो तेल होता है, तारपीन का तेल सुना होगा, जो पेंट वार्निश वगैरह में काम आता है, तारपीन ऑयल वार्निश में इस्तेमाल होता है। ये चीड़ के वृक्ष से मिलता है, जिसको पाइन ट्री कहा जाता है। इसलिए आप देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि उत्तराखंड में जंगलों में आग लगने का मुख्य कारण क्या है। आपने सुना है उत्तराखंड के जंगलों में बहुत आग लगते हैं, और गर्मियों के बाद मई जून में बहुत लगते हैं। और देखिएगा, अधिकतर जो आग लगती है ना, वो मिडिल हिमालय के वनों में जल्दी लगता है, जो नेचुरल रूप से वो लो। कोई ऐसे आग लगा दे किसी जंगल में, वो अलग बात है, वो मानवीय बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों होता है? क्योंकि जब ये चीड़ के जो लकड़ी होता है आपस में या पत्थरों से जब बहुत बार रगड़ते हैं, यानी घर्षण करते हैं, यानी फ्रिक्शन होता है, तो उसमें जब आग लग जाता है तो इनके खुद वृक्ष में क्या होता है, ऑयल होता है, तो उसके क्या होता है, आग बहुत तेजी से फैलने लगते हैं। आग क्या होता है, बहुत तेजी से फैलने लगता है। तो ध्यान देगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो उत्तराखंड के वनों में जो आग लगता है उसका नेचुरल रीजन क्या है, प्राकृतिक कारण क्या है, तो उनका प्राकृतिक कारण क्या है, ऐसे जो वन होते हैं उनकी वृक्ष क्या होता है, एक तो सॉफ्ट होते हैं, और दूसरा क्या होता है, इनकी में ऑयल पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है। और गर्मियों के मौसम में क्या होता है, शुष्क तो हो ही जाता है, पत्ते गिर जाते हैं, वो भी एक रीजन हो सकते हैं। तो उससे भी क्या होता है, ये सारे चीज यहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरी बात क्या होता है, इन क्षेत्रों में क्या होता है, जो मिडिल हिमालय ना, यहाँ पे बहुत सारे आजकल कृत्रिम रूप से डैम बनाए जा रहे हैं। जो आप लोग देखेंगे, टेरी डैम हो गया, कोलार डैम हो गया, बहुत सारे जो डैम के बारे में जानते हैं, वो सारे डैम क्या है था, इन क्षेत्रों में बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन है। और इन जो मध्य हिमालय है, यहाँ पे जो घाटियां होती है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्या होता है, ऐसे होता है घाटियां। तो जो घाटियां होती है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना, वो ज्यादा होता है। घाटियों का टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। और जो पीक होता है यहाँ का टेम्परेचर लो होता है। इसीलिए क्या होता है कि इन क्षेत्रों में कई कई पर क्या होता है, कृषि भी बड़े पैमाने पर होता है, एग्रीकल्चर भी बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज्यादा होता है। तो गर्मी के कारण क्या होता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता है। देखिए, आपको बताया था कि जो ग्रेटर हिमालय में एग्रीकल्चर के बारे में नहीं बताया था, वहां पे एग्रीकल्चर नहीं पाई जाती, लेकिन क्या होता है, जो मिडिल हिमालय है यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। जैसे मक्का हो गया, उसके बाद कई कई धान की खेती भी होती है, जैसे पिथौरागढ़ साइड में। उसके बाद गेहूं की खेती होती है, और भी जो भी यहाँ पे होते हैं, वो सारे चीज जो कम पानी वाले फसल होते हैं उनकी खेती यहाँ पे की जाती है। तो खेती की दृष्टि से भी क्या है, जो मिडिल हिमालय होता है, इसमें सीढ़ीदार खेत का नाम सुने होंगे, कंटूर विधि से खेती की जाती है, ये भी आप लोगों ने सुने होंगे। तो ये सारी खेती यहाँ पे की जाती है, तो इनके बारे में जाने। और दूसरी बात है कि जो मिडिल हिमालय है, इनके पूरे भागों में क्या होता है, वर्ष भर बर्फ नहीं होता है। जब ठंडे के मौसम होता है, यानी विंटर सीजन होता है, तब इनमें बर्फ गिरती है मेनली। इनमें बर्फ कब पाई जाती है, जब विंटर सीजन होता है तब यहाँ पे होते हैं। जैसे ग्रेटर हिमालय में आपको पता है कि हमेशा रहता है बर्फ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। विंटर सीजन में ही क्या होता है, यहाँ पे बर्फ। और जैसे नैनीताल में आप लोग देखे होंगे, विंटर में ही बर्फ होते हैं, बाकी बर्फ 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 नहीं होते हैं। इसको देखिए। अब है लघु हिमालय, यानी जो आपका स्मॉल हिमालय या शिवालिक के बीच में क्या पाया जाता है, दून पाया जाता है। दून मतलब क्या होता है, घाटियां होती है, वैलीज होती है।
क्या होती है, बेलीज होती है। और देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था उत्तराखंड पीसीएस में आयोग द्वारा, कि जो देहरादून है, देहरादून का जो दून घाटी है, उसका संरचना कैसे, वो बना कैसे। आप लोग देहरादून देखे होंगे, तो उसका आंसर था कि ये स्ट्रक्चरल बॉडी है, यानी संरचनात्मक क्या है, भाग है। तो कैसे भाग है, संरचना। तो ये जो दून बने हुए है ना, ये सभी दून क्या है, जो हमारे यहाँ पे जियोग्राफिकल कंडीशन के कारण बने हैं। किसके कारण बने, जियोग्राफिकल कंडीशन के कारण बने हैं। इसमें और कोई इसका कोई रीजन नहीं है। तो इसमें आपने सुना होगा देहरादून बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद हरकी-दून। तो ये बहुत फेमस है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होता है, घाटियों के ऊपर वाले क्षेत्र में, यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, घास के मैदान। आप लोग जानते हैं घास के मैदान। और घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है, या इसी को पायर कहा जाता है। और ये जो घास का मैदान है, यहाँ पे क्या होगा, उत्तराखंड में पशुपालन होता है, एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे होते हैं। और उत्तराखंड में पशुपालन के लिए मुख्य लोग कौन से हैं, भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति क्या है, पशुपालन करते हैं। तो बुग्याल या पायर क्या है, घास के मैदान को कहा जाता है, ग्रास लैंड को कहा जाता है, जो उत्तराखंड के में मिडिल हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच। तो मिडिल हिमालय के बारे में आप लोगों को बता दिया था। अब मिडिल हिमालय के और जो शिवालिक हिमालय है, उसके बीच में दून की घाटी आपको बताया था, कि इनके जो ऊपर साइड में क्या था, घास का मैदान पाया जाता है, और नीचे साइड में घाटियां पाई जाती है। और घास के मैदान को बुग्याल और पायर कहा जाता है। जैसे बेदिनी बुग्गल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। माना जाता है कि इसी बुग्याल में बैठ के क्या है, वेदों की रचना की गई थी, मानते हैं। अब वास्तव में था कि नहीं था वो अलग बात है। तो बेदिनी बुग्याल हो गया, और भी बहुत सारे यहाँ पे उत्तराखंड में बुग्याल है। और इन क्षेत्रों में क्या होगा, जो भोटिया जनजाति के लोग थे, अभी तो देखिए अलग अलग हो रहे हैं, पहले के जो लोग थे यहाँ पे क्या पशुपालन करते थे। और इन क्षेत्रों में क्या होता है, भेड़ बकरियां पाली जाती है। और इनके जो ऊन होते हैं, उनसे क्या है, कंबल वगैरह या स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं। आप लोग जानते हैं धारचूला साइड का नाम सुने होंगे, धारचूला और मुंशियारी। यहाँ पे क्या है, जो कंबल वगैरह, दरी वगैरह या कालीन की जो उद्योग है, या कुटीर उद्योग कह सकते हैं, वो डेवलप है। तो धारचूला हो गया आपका, ये इन क्षेत्रों में मुंशियारी वगैरह इसमें होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अधिकतर क्या भोटिया जनजाति के लोग अधिक पाए जाते हैं। और आपको एक बात और बताऊंगा, जनजाति चैप्टर भी आपको पढ़ाना है, कि जो भोटिया जनजाति है, दो चीज के इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये लोग क्या है, झूम खेती करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। और दूसरी बात क्या होता है, ये लोग क्या है, पहले तिब्बत के साथ क्या होता है। हाँ, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। अब मुनस्यारी से है, तो जानते हैं उस क्षेत्र में ये ऐसे होता है। ठीक है। तो पहले क्या था, जो भोटे जनजाति के बारे में दो चीज यहाँ पे जान लीजिएगा। एक तो उत्तराखंड में शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होते हैं, वो क्या होता है, ये भोटिया लोग करते हैं। क्यों, क्योंकि ये लोग क्या होता है, जब गर्मी का सीजन होता है, तो ये क्या है, पहाड़ के जो अभी बेली बताया ना, बेली के ऊपर साइड में पहुंच जाते हैं पशुओं को लेके। और वहां पे क्या होता है, सीजनली फसल कर लेते हैं। और जब क्या होता है, विंटर सीजन होता है, तब ये लोग नीचे आ जाते हैं। और नीचे आने के बाद क्या होता है, ये लोग अपने पशुओं को वहां पे रखते हैं। तो उनके बहुत सारे कल्चर वगैरह है, क्योंकि उत्तराखंड में 5 जनजाति है, आपको बताया था, उनके बारे में, उनके कल्चर को जानना बहुत जरूरी है। तो इनको ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, कि इन क्षेत्रों में क्या होता है, पशुपालन होता है, एनिमल हस्बेंड्री होता है उत्तराखंड में। और यहाँ पे देखिए उत्तराखंड में जो क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, अधिकतर छोटे जानवर पाले जाते हैं। और इन भेड़ बकरियों से जो सबसे जो कीमती जो ऊन होते हैं, उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, पश्मीना शॉल वगैरह बनाए जाते हैं। पश्मीना का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। उत्तराखंड में तो कम होता है, लद्दाख और जो आपके कश्मीर क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा इनके पालन होता है। जो शॉल बनाया जाता है, जो बहुत ज्यादा गर्मी होता है, नॉर्मल जो स्वेटर वगैरह होते हैं उससे 6-7 गुना ज्यादा गर्म होता है वो। तो बहुत पश्मीना जो बकरी के या बकरा जो भी होता है, उनके ऊन से बनाए जाते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे हम शिवालिक में आते हैं, तो शिवालिक क्षेत्र में क्या होता है,
जो फॉरेस्ट है ना वो बहुत ज्यादा घना हो जाता है। अब बोले कि घना फॉरेस्ट क्यों होता है, इसके बारे में समझ लीजिएगा। क्योंकि जो हिमालय में सबसे ज्यादा जो बारिश होता है वो कहाँ होता है, शिवालिक हिमालय में होता है। और आपको अभी बताया कि जहाँ पे बारिश ज्यादा होगा, वर्षा ज्यादा होगा, वहां पे क्या होगा, फॉरेस्ट ज्यादा डेवलप होगा। और जब फॉरेस्ट बारिश के कारण क्या होता है, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट बना था। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र में डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है, यानी घना जंगल पाया जाता है, तो शिवालिक क्षेत्र में पाया जाता है। शिवालिक क्षेत्र में क्या डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा पाई जाती है। दूसरी चीज एक बात और समझ लीजिएगा कि शिवालिक क्षेत्र में क्या होता है, एग्रीकल्चर बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, खड़े जमीन पाए जाते हैं। वन होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत कम होता है। एग्रीकल्चर होता है लेकिन बहुत कम होता है, मिडिल हिमालय में ज्यादा होता है, ये आपको बता दिया था। तीसरी क्या होता है, यहाँ यहाँ की जो औसत जो ऊंचाई है हिमालय की, वो क्या होगा, 750 से लेके 1500 मीटर तक की ऊंचाई होती है। और जो मिडिल हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 3500 मीटर तक की होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये इन क्षेत्रों में जो शिवालिक वाले क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है कि बर्फ बहुत ही नाम मात्र का होता है। कभी कभी गिर गया तो गिर गया, नहीं तो सालों सालों यहाँ पे बर्फ कभी गिरती भी नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक बात आप लोग बता सकते हैं कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र में या किस जगह पर सबसे ज्यादा बारिश होता है। ये उत्तराखंड लोकसभा आयोग द्वारा पूछा गया सवाल है कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र में, यानी किस जगह पर या किस स्थल पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा उत्तराखंड में कहाँ होती है, ये आपको बताना है। देखिए उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा जो वर्षा होता है ना, वो होता है नरेंद्र नगर के। नरेंद्र नगर के बारे में आप लोग जानते हैं। नरेंद्र नगर में क्या होता है, उत्तराखंड का सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र कौन सा है, नरेंद्र नगर है। कौन सा क्षेत्र है, नरेंद्र नगर है। उत्तराखंड का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, नरेंद्र नगर है, इसको ध्यान रखिएगा। तो नरेंद्र नगर में सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे होती है। दूसरी बात और एक समझ लीजिएगा, जो शिवालिक जो नाम है, इसमें शिव के बोहे, मतलब जो शिव जी के है उसके जो ऊपर का होता है आईब्रो, उसके नाम पे इसको इस क्षेत्र को मिला, नाम पड़ा है। तो शिव के बोहे भी कहा जाता है जो शिवालिक पर्वत है। और एक बात और जान लीजिएगा, शिवालिक जो हिमालय है, यहाँ पे हिमालय में सबसे पहले यहाँ पे जीवाश्म पाया गया है। जीवाश्म का मतलब होता है या फिर फॉसिल्स पाया गया है। क्या पाया गया, फॉसिल्स पाया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सबसे पहले फॉसिल्स पाया गया है, तो उत्तराखंड का जो सबसे पहला फॉसिल्स पाया गया वो कहाँ, शिवालिक में पाया गया। फॉसिल का मतलब क्या है, जीव जंतु मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि जब शिवालिक हिमालय बन रहा होगा उस समय यहाँ पे जीव जंतु की उत्पत्ति हुई है। उससे पहले इन क्षेत्रों में या पूरी दुनिया में जीव जंतु थे नहीं। यानी मानव या जीव जंतु का उत्पत्ति कब हुआ, जब शिवालिक हिमालय बन रहा होगा तब है होगा। जब ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय बना था, उस समय क्या नहीं था, उस समय एनिमल नहीं था, या कह सकते हैं पेड़ पौधे नहीं था। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये शिवालिक हो गया। आपको पता है नरेंद्र नगर में क्या है, सबसे ज्यादा बारिश। आप लोग थोड़ा सा बताइएगा, उत्तराखंड का सबसे गर्म वाला स्थान कौन सा है। बारिश वाला स्थान तो बता दिया कहाँ है, नरेंद्र नगर है। और सबसे कम बारिश जो सबसे ज्यादा गर्म वाला क्षेत्र कौन सा है, ये भी आपको बताना है, नरेंद्र नगर। यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए शिवालिक हिमालय के जैसे हम दक्षिण की तरफ आते हैं, तो क्या होता है, हमारा भंवर वाला क्षेत्र मिलता है। भंवर का मतलब होता है, समझ लीजिएगा, भंवर का मतलब होता है यहाँ पे कंकर पत्थर की क्षेत्र होता है। आप लोग अगर नैनीताल के आसपास है, हल्द्वानी या रानीबाग के आसपास रहते हैं या इस चिन क्षेत्र को अगर जानते हो, तो आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है, नदियां विलुप्त हो जाते हैं, यानी पत्थर के नीचे पानी चला जाता है। तो भंवर क्षेत्र का सबसे विशेषता क्या है, यहाँ पे कंक्रीट पाई जाती है, पत्थरें पाई जाती है, और यहाँ की जो नदियां होती है, अधिकांश नदियां गर्मी के मौसम में भूमिगत हो जाता है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड आयोग ने पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड आयोग से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आप लोगों को एक एक करके सारे याद रटवा दूंगा यहीं पर ही। तो भंवर क्षेत्र में क्या होता है, नदियां गर्मी में नहीं दिखा जाता है,
छुप जाती है, ये हिडन हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उस समय नदियों में पानी कम रहता है, तो ये पत्थर के नीचे क्या होता है, या कंक्रीट के नीचे क्या होता है, चले जाता है। और यहाँ पे पत्थरें बहुत पाई जाती है। आप लोगों ने देखा रानी बाग वाले क्षेत्र है, या जो हल्द्वानी के जो क्षेत्र में है, डोमाडोंगा वाले जो ऊपर वाले क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत सारे क्या होता है, पत्थर के बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं। और फिर नदियाँ बरसात में तो दिखते हैं, लेकिन गर्मियों में विलुप्त हो जाते हैं। और यहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह उग जाते हैं, झाड़ियाँ भी आप लोग देखे होंगे। भंवर क्षेत्र के बाद आता है तराई क्षेत्र। भंवर के बाद क्या होता है? तराई क्षेत्र आता है। ठीक है, जो तराई क्षेत्र होता है, इसको एक बार समझ लीजिएगा, ये जो तराई क्षेत्र है, ये क्या होता है, इसको तराई का मतलब तर तर मतलब पानी बहुत ज्यादा पाया जाता है इसमें। इसमें क्या होता है? पानी बहुत होता है, पानी बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे। क्योंकि जो भंवर क्षेत्र में जो नदियां पत्थरों के नीचे विलुप्त हो चुका था, वो तराई क्षेत्र में फिर से ऊपर आ जाता है। फिर से क्या होता है? ऊपर आ जाता है। और तराई क्षेत्र में जब ऊपर आ जाता है तो नदियां फिर से दिखाई देने लगती है। और जो तराई क्षेत्र में क्या होता है, वेटलैंड एरिया पाए जाते हैं। वेटलैंड एरिया का मतलब होता है यहाँ पर क्या होता है, दलदली भूमि पाई जाती है। और दलदली जो भूमि होता है, इसमें क्या होता है, आप लोग समझ लीजिएगा, जहां पे दलदली भूमि होता है या वेटलैंड होता है ना, वो क्या होता है, हमारे अर्थ के किडनी कहा जाता है। यानी किडनी ऑफ द अर्थ कहा जाता है दलदली भूमि को। क्यों कहते हैं? क्योंकि जहां पे दलदली भूमि होता है ना, वहां पे क्या, वाटर प्यूरिफिकेशन बहुत ज्यादा होता है। पानी का क्या होता है, शुद्धिकरण बहुत ज्यादा होता है दलदली वाले क्षेत्र में। और एक बात और जानिएगा, हमारे देश में बहुत सारे क्या है, रामसर साइट है। तो रामसर साइट क्या होता है, ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे दलदली क्षेत्र पाया जाता है। आप लोग थोड़ा सा हमें बताइएगा, उत्तराखंड का पहला रामसर साइट कौन सा है? ये उत्तराखंड आयोग द्वारा पूछे गए सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तराखंड में एक ही रामसर साइट है जो सबसे पहले उसको दिया गया है, उस क्षेत्र को। अब बताइए, अभी और दिया गया है, लेकिन सबसे पहले उस क्षेत्र को दिया गया था। तो वो क्या है आपका, रामसर साइट कौन सा है? रामसर साइट मतलब ऐसे क्षेत्र होते हैं जो दलदल होते हैं। कैसे क्षेत्र होते हैं? दलदल जो क्षेत्र होते हैं उसको होते हैं। देखिए, पहले समय में क्या होता है कि जहाँ दलदल होते थे ना, वहां पे क्या होता है, मच्छर बहुत, कीटे पतंगे बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए पहाड़ के लोग पहले इस क्षेत्र में नहीं होते थे। और ये जो तराई वाले बेल्ट है ना, एक बात जान लीजिएगा, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो ह्यूमन डाइवर्सिटी है, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? यहाँ पाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि ये जो तराई वाले बेल्ट में, यहाँ पे उत्तराखंड के लोग भी रहते हैं, बाहर से भी लोग आए हुए हैं, बहुत तरह के लोग मिलते हैं। तो अगर उत्तराखंड का सबसे डाइवर्स वाला अगर स्थान देखा जाए, तो कहाँ है? वो तराई है। कहाँ पे है? तराई है। तराई क्षेत्र में कौन कौन सा जिला आता है? हरिद्वार का जिला आता है, पौड़ी गढ़वाल का जिला आता है, उधम सिंह नगर पूरी तरह से तराई पे है, नैनीताल का कुछ क्षेत्र आता है, और आपका चंपावत का कुछ क्षेत्र आता है। ये आपका तराई वाला बेल्ट होता है। उत्तराखंड में तराई बेल्ट में एक और विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि यहाँ पे आर्टिजन पाई जाती है, जिसको उत्सुर्ग कुएं कहा जाता है। आप लोग अगर पंतनगर साइड में अगर गए होंगे, या काशीपुर साइड में गए होंगे, या रुद्रपुर साइड में गए होंगे, तो वहां पे दिखेगा जो पंपिंग सेट वगैरह जो होते हैं, उसमें क्या होता है, जो बोरिंग जिसे कहते हैं, बोरिंग में क्या होता है, पाइप 150-200 मीटर तक अगर अंदर में अगर डाल दिया जाता है, तो उसमें से पानी क्या आता है, स्वतः बाहर निकलने लगता है। उसमें कोई मोटर वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उत्सर्ग कुआं या आर्टिजन अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी कहाँ पाया जाता है? तराई क्षेत्र में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, इसका रीजन भी जानिएगा। देखिए, तराई क्षेत्र के ऊपर क्या, भंवर क्षेत्र है। और आपको पता है कि भंवर क्षेत्र में पानी कहाँ चला जाता है? भूमिगत हो जाता है पानी। और तराई क्षेत्र के दक्षिण में क्या है? रोहेलखंड है। जो बरेली वाला जो बेल्ट है ना, बरेली बदायूं वाला जो बेल्ट है, इसको रोहेलखंड कहते हैं। तो रोहेलखंड भी ऊंचाई पे है, और आपका भंवर क्षेत्र भी ऊंचाई पे है। तो दोनों ऊंचाई वाले क्षेत्र के बीच में क्या होता है, तराई क्या है, थोड़ा सा निम्न भूमि है। तो यहाँ पे दोनों साइड के जो पानी का जो दबाव होता है, उस कारण क्या है, यहाँ पे उत्सर्ग कुएं पाए जाते हैं, या आर्टिजन पाया जाता है। आप पंतनगर विश्वविद्यालय में गए होंगे, या उसके आसपास देखे होंगे, तो बहुत सारे आपको इस तरह के आर्टिजन आपको दिखाई देंगे, जिसमें ऑटोमेटिक पानी निकलता रहता है। ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के पूरे भारत में केवल उत्तराखंड में ही पाया जाता है ये विशेषता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, पूरे भारत में कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में ये विशेषताएं
पाई जाती है। अब देखिए तराई के अगर दक्षिण में देखे जाए यानी हरिद्वार के साइड में, तो वहां पे क्या पाया जाता है, मैदान पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मैदान। मैदान, देखिए मैदान किससे बनता है, नदियों द्वारा लाए गए गाद से निर्मित जो भूमि होता है उसको मैदान कहा जाता है। यानी मैदान बनने के लिए क्या चाहिए, नदी होनी चाहिए। और नदी क्या लाएगा, मिट्टी लाएगी, जिसको गाद या सिल्ट कहा जाएगा। और उससे क्या होगा, जो चीज बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, उसको मैदान कहा जाएगा। और उत्तराखंड में जो हरिद्वार वाला जो क्षेत्र है उसको केवल मैदान कहा जाता है। जैसे हरिद्वार में आप लोग जानते हैं कि हरिद्वार से क्या निकाली गई है, सबसे उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर, जिसको अपर गंगा कैनाल कहा जाता है, जो 1854 में बनाया गया था, 1854 में बनाया गया था। कौन सी नहर बनाया गया था, अपर गंगा कैनाल, जिसको ऊपरी गंगा नहर कहा जाता है। तो इसके ऊपरी गंगा नहर के आसपास के जो क्षेत्र है, रुड़की हो गया, लक्सर हो गया, ये जो क्षेत्र होता है इसको मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से होती है। और देखिए नदियों जो मिट्टी लाती है ना, वो दो प्रकार की मिट्टी होती है। एक मिट्टी को खादर कहते हैं, और एक मिट्टी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। देखिए नदियां हमेशा मिट्टी लाते रहते हैं। और आपको एक बात और जाननी होगी, नदियां क्या होता है, हमेशा रूट चेंज करते रहते हैं। अभी अगर आप लोगों ने न्यूज पढ़े होंगे, देखिए बिहार में जो कोसी नदी है, उन्होंने कितना रूट चेंज किया, कितने पुल गिरा दिया। तो हर नदी क्या होता है, रास्ता चेंज यानी रूट चेंज करते रहते हैं। तो नदियों द्वारा जो पुराने गाद होता है, यानी जो पुराने मिट्टियां होता है, उसको बांगर मिट्टी कहते हैं, या बांगर क्षेत्र कहा जाता है, या बांगर मैदान कहा जाता है। और जो नए मिट्टी होते हैं वो क्या होता है, उसको खादर मिट्टी कहा जाता है। क्या कहता है, खादर। ये सब आपको ज्योग्राफी में बता दूंगा, लेकिन उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो खादर किसे कहते हैं, न्यू सॉइल कहा जाता है। और जो बांगर होता है इसको ओल्ड सॉइल कहा जाता है। अब बताओ इसमें से फर्टिलाइट कौन सा ज्यादा होगा, जो खादर होगा वो ज्यादा फर्टिलाइट होता है, और जो बांगर होगा वो कम फर्टिलाइट होता है। तो जो खादर मिट्टी होता है वो ज्यादा उपजाऊ होता है, और इसके किनारे पर क्या होता है, खेती की जाती है बहुत बड़े बड़े पैमाने पर। तो उत्तराखंड का पहला नहर कौन सा है, अपर गंगा कैनाल। और इस अपर गंगा कैनाल को बनाने के लिए उत्तराखंड का पहला, और एशिया का पहला, और भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था रुड़की में। रुड़की अब लोग जानते हैं हरिद्वार में है। तो रुड़की में क्या खोला गया, रुड़की में आपका सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोली गई थी, जिसका नाम था थॉमसन कॉलेज। नाम क्या था, थॉमसन कॉलेज। तो थॉमसन कॉलेज बनाया गया था। तो थॉमसन कॉलेज को आजकल क्या कहते हैं, आईआईटी रुड़की कहा जाता है। तो आईआईटी रुड़की क्या है, थॉमसन कॉलेज है। जो सबसे पहले भारत में बनाया गया इंजीनियरिंग कॉलेज था, जो उत्तराखंड में इंजीनियरिंग कॉलेज था, जो इसको थॉमसन कॉलेज कहा जाता है, जो इसी बांध को बनाने के लिए किया जाता है। और आप जानते हैं रुड़की में क्या है, केंद्रीय बिल्डिंग अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। जो सेंट्रल सिविल इंजीनियरिंग जो सेंटर है वो कहाँ पे है, आपके रुड़की में। और रुड़की में और एक चीज है, केंद्रीय जो जल अभियांत्रिकी होता है उसका केंद्र भी कहाँ पे है, रुड़की में है, जो हाइड्रो से संबंधित है। तो नहरों बनाने की परंपरा याद रख गया। और आप जानते हैं पंतनगर में जो कृषि विश्वविद्यालय है, ये भी एशिया और भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, जो 1960 में बनाया गया था, 1960 में बनाया गया था। और इसी को आपको बताया था कि भारत में जो हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन का जन्म स्थली से कहा जाता है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का क्या कहा जाता है, जन्म स्थली भी क्या होता है, आपको पंतनगर को कहा जाता है। तो ये 8 प्रकार के यानी 8 टाइप के क्या है, उत्तराखंड के भौगोलिक विस्तार है, जो आपको बताया था। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आप लोग इसको पढ़िएगा। पढ़ने के बाद अगर कोई दिक्कत होती है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, या कोई चीज में थोड़ा सा दिक्कत है, फिर उनसे क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। इनसे क्वेश्चन धीरे धीरे, मतलब जो भी नहीं आते हैं उनको क्वेश्चन पूछिएगा, उनको हम बेहतर और भी जितना बढ़िया हो सके उसमें हम डिस्कशन करेंगे। देखिए जब क्वेश्चन हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, तो बहुत सारी चीज क्या होता है, ज्यादा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ज्यादा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आज हम सोचते हैं कि यहाँ तक खत्म करते कि न्यू टॉपिक का शुरू करेंगे, तो फिर टाइम लग जाएगा। आज आप लोग इतना पढ़ लीजिए, कल क्या होगा, नए एक टॉपिक के साथ शुरू करेंगे उत्तराखंड के।
तो आपको इसका पीडीएफ और आपका वीडियो आपको भेज देता हूँ, आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा और पीडीएफ को भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी का कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। सर आपने एक ही बताया था ना, उत्तराखंड का प्रथम रामसर साइट, हाँ, उसका नाम क्या बताया था सर? वो है आपका देहरादून में है, जो यमुना और टोंस नदी का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। तो हाँ जी यमुना सर। टोंस नदी के जो घाटी है ना, उसको आसन क्षेत्र कहा जाता है। आसन, आसन बैराज हम्म। का नाम भी सुने होंगे, वहां पे एक बैराज बना हुआ है, बैराज मतलब डैम बने हुए हैं। तो आसान क्षेत्रों को क्या अच्छा। है, उत्तराखंड का पहला रामसर साइट है, जो कहाँ पे है, देहरादून में है, यमुना और टोंस देहरादून। नदी के घाटी में है, बेलीज में है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा पूछ रहे हैं ना, जो कम लोगों को मालूम होगा। ऐसे नहीं पूछेंगे कि फूलों की घाटी कहाँ पे है, वो तो बन गया, वो सबको मालूम होगा कि फूलों की घाटी कहाँ पे है। तो इस तरह से आप पढ़िएगा, तो इस तरह से क्वेश्चन भी अगर पुटअप जितना कर पाएंगे उतना ही क्या है, हम आगे और विस्तार से उसको कर सकेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? एक और था, उत्तराखंड का सबसे गर्म इलाका, उसका आंसर क्या था देखिए सर? सबसे गर्म इलाका है आपका पंतनगर। ओके सर।